गुड मॉर्निंग बच्चों। बीटेक सेकेंड सेमेस्टर ईवीएस में आज मैं लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वाइवा। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप वाइवा के क्वेश्चंस बनाइए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एटलीस्ट 8 और 10 एक्सपेरिमेंट जो आपके ईवीएस के सेकेंड सेमेस्टर में है उसी से पूरा रिलेटेड है। आप एंड तक वीडियो को देखना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जनरल क्वेश्चंस बताएंगे। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक एग्जामिनर स्टूडेंट से पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आपको अपने एक्सपेरिमेंट का जो भी एक्सपेरिमेंट असाइंड है उसका एम ढंग से पता होना चाहिए। आप उस एम को एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, आपको एम पूरा पता होना चाहिए। टू डिटरमाइन द एक्टिविटी, डिटरमाइन द पीएच, जो भी है वो पूरा एम पर्टिकुलर ढंग से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर असाइंड एक्सपेरिमेंट। जो आपको एक्सपेरिमेंट असाइन किया गया है उसका प्रोसीजर क्या है, हाउ टू परफॉर्म इट, ठीक है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह करना है वो आपको पता होना चाहिए। उसको परफॉर्म करने के बाद उसमें क्या ऑब्जर्वेशन निकला, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने नॉर्मेलिटी निकाली, मोलेरिटी निकाली, स्ट्रेंथ निकाली, इसका पीएच निकाला, उसकी टर्बिडिटी निकाली है, सॉइल का मिक्स मॉइस्चर कंटेंट को नोट किया। तो ऐसे ये सब ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ये सब आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ऑफ असाइंड एक्सपेरिमेंट। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट असाइंड हुआ उसका एम, फर्स्ट तो एम है, सेकेंड है उसका प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन, यू नो वेल। थर्ड है इंपॉर्टेंट केमिकल्स, उसमें पूछेंगे आपने उस रिएक्शन के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज किए, कौन सा एपर्टस यूज किया, या उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, वो मेथड क्या है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि वो एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का मेथड कुछ बोलते हैं, डिटर्मिनेशन मेथड है, या उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से केमिकल्स आपने यूज किए, कौन से प्राइमरी स्टैंडर्ड्स थे, कौन से सेकेंडरी स्टैंडर्ड थे, वो सब इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्व इन योर एक्सपेरिमेंट। कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं आपके एक्सपेरिमेंट में वो भी आपको 1-2 बार देखनी होगी। नेक्स्ट है एपर्टस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। जैसे टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए नेफ्लोमीटर यूज करते हैं, पीएच को मेजर करने के लिए पीएच मीटर यूज करते हैं। तो इस तरह कौन कौन से एपर्टस आपने यूज किए, विस्कोसिटी के लिए विस्कोमीटर, सरफेस टेंशन के लिए स्टेगलोमैनोमीटर। तो हमें ये पता होना चाहिए हमने उसका कौन सा एपर्टस यूज किया है उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। जब भी हम रिजल्ट निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट में उस यूनिट को लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे 23.5 ग्राम जो भी यूनिट निकलेंगी तो स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ में हमें यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें हर एक एक्सपेरिमेंट के अपना जो भी आपका असाइंड एक्सपेरिमेंट है उसकी आपको यूनिट पता होना चाहिए कि इसमें जो रिजल्ट निकला है उसको हम किस यूनिट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। ये लास्ट टॉपिक है, कुछ एग्जामिनर्स इसको पूछ लेते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट आप क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है जो सभी को आने चाहिए। अब मैं एक एक एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन को सबसे पहले टाइट्रेशन को डिस्कस करेंगे, देन पीएच मीटर को, देन टर्बिडिटी को, डिजॉल्व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रेजिडुअल क्लोरीन, सॉइल मिक्सचर, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगी। नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा के लिए आता है कि वाइवा में प्रैक्टिकल में क्या होता है, 2 टाइप की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछते हैं डिफाइन द टर्म क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है बच्चों, क्वालिटी को मेजर करते हैं, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को, ठीक है, फिजिकल कलर क्या है, ठीक है, वो सॉल्युबल क्या है, तो क्वालिटी को मेजर करेंगे तो उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। और क्वांटिटी जहां पे हम उसका अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस निकालेंगे उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस डिटेक्शन ऑफ आयंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ आयंस के लिए, कि हमें पता करना है कि इसमें कौन सा आयंस है, कौन सा रेडिकल है। तो आयंस और रेडिकल्स के लिए हम ऑर्गेनिक साल्ट और इनऑर्गेनिक साल्ट में पता करते हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है, हम पर्टिकुलर अमाउंट को मेजर करते हैं, मेजर द क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी को पता करना, ठीक है। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी पता करना, क्वालिटी मीन्स उसकी क्वालिटी पता करना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसके कलर क्या है, ठीक है। ये सब चीजें क्वालिटी में आता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस अगेन 2 टाइप की होती है, मेनली हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस,
सेकेंड वन इज द वॉल्यूमेट्रिक। बेटा ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगेन टू टाइप से हम इसको बताएंगे, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक मेनली जो ग्रेविमेट्रिक में क्या होता है, वेट से रिलेटेड होगी, तो जो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वेट, ठीक है, जहां पे वेट मिलीग्राम किलोग्राम जो भी वेट होगा वो सब्सटेंस के अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द वेट के फॉर्म में आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और जहां पे वॉल्यूम के मेजरिंग ऑफ द सब्सटेंस कैसे आएगा, एज ए वॉल्यूम, बेस्ड ऑन द मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम पता करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज टू टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, अगेन क्वांटिटी इज टू टाइप, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो टाइट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर पूछता है डिफाइन द टर्म टाइट्रेशन, वो आपसे 11 12 से यही क्वेश्चन पूछता है। टाइट्रेशन हम बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हैं। डिफाइन द टर्म टाइट्रेशन, डिफाइन द टर्म टाइट्रेंट, डिफाइन द टर्म टाइट्रेट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, टाइट्रेंट में ANT लगा होता है, यहाँ ATE होता है। तो टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, हमें अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता करना है। ठीक है, टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो हमें नोन स्ट्रेंथ पता है, जिसकी हमें नोन स्ट्रेंथ पता है, उससे हम नोन स्ट्रेंथ की हेल्प से अननोन स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं टू डिटरमाइन द क्वांटिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड और विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। ठीक है, नोन सॉल्यूशन से हम अननोन सॉल्यूशन को पता करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, ये apparatus यूज होते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट दो वर्ड होते हैं, जिसको हमें टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट मीन्स जिसको हमें निकालना है, क्या टाइट्रेट करना है, किसकी अननोन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाइट्रेट मीन्स जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो टाइट्रेट है, नॉट नोन। ठीक है, द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नॉट नोन, इट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। नोन कंसंट्रेशन की हेल्प से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। टाइट्रेंट क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ। टाइट्रेंट वो वर्ड है, टाइट्रेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता होती है, इसकी हेल्प से हम टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि ध्यान रखना, टाइट्रेंट जहां AN आएगा, AN का मतलब नोन स्ट्रेंथ, और जहां ATE आएगा इसको हमें टाइट्रेट करना है, नॉट नोन, इट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। क्लियर, ये बच्चों ध्यान रखना है, टाइट्रेशन, टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट तीनों टर्म को। तो जो नोन कंसंट्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन whose concentration is known as called as standard solution। ठीक है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता होती है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो हम थोड़े से सब्सटेंस को, नोन सब्सटेंस को, एनी सब्सटेंस हुज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय डिसॉल्विंग एन एक्यूरेट वेट अमाउंट ऑफ इट वाटर एंड मेकिंग अप द सॉल्यूशन टू नोन द वॉल्यूम ऑफ द डाइल्यूशन विद वाटर। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि हमने 1 ग्राम सोल्यूशन को लिया, उसको डिजोल्व कर लिया 1000 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, तो 1 ml सोल्यूशन बन गया, 1 मोलर सोल्यूशन बन गया, तो हमें डायरेक्ट उसको एक्यूरेट वेट को लेके मेजर कर लेते हैं और हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, ड्राइड KCl, AgNO3, Fe, तो इनके हम डायरेक्ट सोल्यूशन बनाएंगे, उन सबको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय वेइंग। हम उसको 1 ग्राम या उसको मेजर करके नहीं डालते हैं, बट एक अप्रोक्सीमेट मेजर ले लेते हैं, कुछ पिंच ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, कुछ स्मॉल फ्यू पार्टिकल्स ले लिए, टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू नोन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वेट ले लेते हैं हम उसको, क्योंकि क्या होता है कुछ सब्सटेंस जैसे NaOH है, KOH है, या हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी मॉइस्चर भी इनमें आ जाता है, तो हम इसको मेजर नहीं कर पाते थे इजली। देन द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड बाय टाइट्रेटिंग। ठीक है, हम उसकी स्ट्रेंथ को हम बाद में टाइट्रेट करके उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, इट अगेंस्ट सम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की हेल्प से द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। NaOH, KOH, KMnO4, HCl, H2SO4 ये सभी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में यूज करते हैं। टाइट्रेशन मीन्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। ठीक है, अननोन की स्ट्रेंथ को हम फाउंड आउट करते हैं।
तो टाइट्रेशन के मेनली टाइप्स हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम जिसको टाइट्रेट करेंगे वो उसको एक टाइट्रेट लेंगे, वो एसिड हो सकता है और टाइट्रेट बेस होता है, दोनों वाइस वर्सा हो सकते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाते हैं, तो उसको रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल देते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन गया या बैरियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन गया, तो प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे वाटर के केस में EDTA सॉल्यूशन को हम लेते हैं तो EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में, तो वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, ठीक है। तो इस टाइप से 4 टाइप की टाइट्रेशन है, एसिड बेस जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक और टाइट्रेशन को हम इस तरह लिखते नहीं है, लेकिन वो रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक टाइप है आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो उसमें आयोडीन का यूज करते हैं तो उसको आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन बोल देते हैं। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें कौन सा टाइट्रेशन यूज हो रहा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज हो रहा है, रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज हो रहा है या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो रहा है। अब टाइट्रेशन में करने के बाद हम टाइट्रेशन की स्ट्रेंथ को जो निकालते हैं वो या तो मोलरिटी में निकलेगा या नॉर्मेलिटी में, ठीक है। टाइट्रेशन की जो भी स्ट्रेंथ निकलेगी, नॉन सब्सटेंस जो अननोन सब्सटेंस को हम निकालेंगे उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है जो भी मोलरिटी इंटू नॉर्मेलिटी। अगर स्ट्रेंथ मोलरिटी के टर्म में हम निकालेंगे तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया मॉलिक्यूलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। नॉर्मेलिटी के केस में अगर हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। बस ये चीज ध्यान रखना कि हमें स्ट्रेंथ निकालनी है कि वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डिफाइन द टर्म मोलरिटी, डिफाइन द टर्म मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तीनों को डिफाइन करने को बोल सकता है क्योंकि तीनों ही कोरिलेट रहते हैं एक दूसरे से। तो मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और मोलरिटी होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलरिटी इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मोलरिटी क्या होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मोलरिटी पे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये दोनों पे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर कर देते हैं। तो नॉर्मेलिटी की इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो जो भी एसिड है बेस है उसका जो भी एसिडिटी है बेसिक कैरेक्टर होगा उसको एन फैक्टर बोल देते हैं, तो वो नॉर्मेलिटी हम निकाल लेते हैं। व्हाट आर द कॉमन स्टैंडर्ड्स रीजेंट यूज इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। मोस्टली हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही करते हैं, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में कॉमन रीजेंट्स क्या है जिसको हम यूज करते हैं। द स्टैंडर्ड रीजेंट यूज फॉर एसिड एंड बेस्ड टाइट्रेशन आर HCl H2SO4। एसिड के केस में हम HCl H2SO4 लेते हैं, बेस के केस में हम NaOH एंड KOH लेते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही लेते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस को नहीं लेते हैं। वीक एसिड एंड वीक बेस नॉट यूज एज ए स्टैंडर्ड रीजेंट बिकॉज दे रिएक्ट इनकम्प्लीटली। क्यों नहीं लेते हैं, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज वो जो क्या होगा उनका इनकम्प्लीटली विद द एनालाइट वो पूरा टोटली कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे एनालाइट के साथ में, इसलिए इनकम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं। इसलिए हम वीक एसिड बेस को ना लेके हम क्या लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को लेते हैं टाइट्रेशन में, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। टाइट्रेशन के केस में एक और चीज पूछते हैं एग्जामिनर व्हाट इज द एंड पॉइंट एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट दिखते हैं दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है। द पॉइंट एट विच कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अकर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। जिस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एट विच द बेस और एसिड एडिट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेस, ठीक है। जहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगा अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो वहां पे हम तो क्या हो गया वो इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम स्टैंड हो गया, वहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट है, वहां पे हमें
रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एंड पॉइंट क्या होता है? द एंड पॉइंट इज डिफाइंड बाय द चॉइस ऑफ इंडिकेटर। जब हमें फिजिकली हम उसको देख सकते हैं, फिजिकली हमें कलर चेंज दिख रहा है, वो एंड पॉइंट बोलेंगे हम उसको। एट द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, तो जहां पे कलर चेंज होगा वो क्या पॉइंट हो गया? एंड पॉइंट हो गया। और जहां पे हमारा एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो पॉइंट कौन सा हुआ? इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट मींस जहां रिएक्शन कंप्लीट हुई, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी वैसे ही फिजिकल चेंज शुरू हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पहले आएगा, देन एंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दिस एंड पॉइंट इज एन ऑब्जर्वेबल फिजिकल चेंज। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वेबल फिजिकल चेंज है, चेंज इन द कलर ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है, जैसे इंडिकेटर का कलर चेंज हुआ दैट इज द एंड पॉइंट। तभी हम एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं एंड पॉइंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो कलर पिंक से कलरलेस टू पिंक या जो भी चेंज होता है वो हम लिख देते हैं। इट अकर्स नियर द इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस के नियर पे ही एंड पॉइंट्स आता है। तो दोनों एक ही पॉइंट लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज नॉट सिमिलर एज द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट होती है और एंड पॉइंट पे उसका फिजिकल अपीयरेंस शो होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं? द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। जहां पे एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को जो सब्सटेंस शो कर, जहां फिजिकल उसका चेंज अकर हो जाता है, तो वो सब्सटेंस यूज करते हैं इंडिकेशन के लिए, उसको हम इंडिकेटर बोल देते हैं। देखो, डिफाइन द टर्म इंडिकेटर, एग्जाम पूछ लेगा इंडिकेटर की डेफिनेशन को आप डिफाइन करिए। तो एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट अंडरगो अ चेंज इन कलर। मेनली चेंज इन कलर के लिए हम यूज करते हैं, उनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन रीच, जैसे एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन रीच होगा वैसे चेंज इन कलर अकर हो जाएगा। चेंज इन कलर को जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, दैट इंडिकेट द रिजल्ट। ठीक है, वो इंडिकेटर क्या रिजल्ट का एंड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है। Why is distilled water always used in preparation of standard solution? मेनली हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए डिस्टिल्ड वाटर की ही यूज करते हैं, ना कि हम टैप वाटर यूज कर लेते हैं। क्यों टैप वाटर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टैप वाटर में क्या होगा? बिकॉज इन द टैप वाटर कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस एंड सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे, जो क्या क्रिएट कर सकते हैं? दैट क्रिएट द टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन। सो वी नॉट कंसिडर द टैप वाटर एज ए सॉल्वेंट, हम उसको नहीं लेंगे। तो हम एज ए सॉल्वेंट के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होंगे, इसलिए हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। व्हाट इज द सेल्फ इंडिकेटर? इंडिकेटर भी एक सेल्फ इंडिकेटर होते हैं कि वो अपने आप में ही इंडिकेटर का काम करते हैं जो हमने सॉल्यूशन लिया है। तो KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर है। इफ द रिएजेंट रिएक्टिंग सॉल्यूशन जो है इज स्ट्रांगली कलर्ड एंड इज डीकलराइज्ड और चेंज इनटू डिफरेंट कलर। ठीक है, डीकलराइज होगा या चेंज हो जाए बाय द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिटरमाइंड। जो भी सब्सटेंस हम डिटरमाइन कर रहे हैं उससे अब उसका कलर में कोई इफेक्ट पड़ा है तो वो एक स्ट्रांग उसका कलर भी होता है, तो उसको तो सेल्फ इंडिकेटर क्या होते हैं? इफ द रिएजेंट रिएक्टिंग सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली कलर, तो वो इंडिकेट कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जो अपने आप में ही इंडिकेशन दे देते हैं, हमें अलग से एक्सटर्नल इंडिकेटर को यूज नहीं करते, तो उस इंडिकेटर को हम बोल देते हैं सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 इज द सेल्फ इंडिकेटर है KMnO4। If the reagent reacting solution is strongly colored and is decolorized और change into a different color, ठीक है, वो उस reagent different color में भी change होता है by the substance that is being determined, जिसको हमें determine करना है उसके use से। तो KMnO4 is a purple in oxide form, ठीक है, KMnO4 purple किस कलर में? oxidized form में, and it is also colorless in reduced form, ठीक है, reduced form में कैसा हो जाता है? colorless हो जाता है। तो ये KMnO4 इटसेल्फ एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। तो KMnO4 8H प्लस मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 में चेंज आता है, तो Mn+2 में चेंज होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे +7 से +2 में चेंज होना, ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया +7 से +2 में। ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद ए रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ऑक्सैलिक एसिड मैग्नीज+2 इन प्रोड्यूस विच इज कलरलेस। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसा हो गया? ये रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या हो गया? कलरलेस। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आएगा तो कैसा फिर से कलर क्या होगा? जैसे फिर हम क्या करेंगे? रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस हो गया, फिर हम इसमें एक्सेस ड्रॉप ऑफ KMnO4 फिर से हम डालेंगे तो ज्यादा KMnO4 आएगा, तो इसका अपना कलर जो है पिंक कलर फिर से अपीयर हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा फिर से। दिस इज द एंड पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ इंडिकेटर। तो जैसे उसका कलर अपीयर होगा पिंक कलर आ जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा,
एक्सिस में हम इसको यूज करने पे, तो ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। देखो फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वाटर की सैंपलिंग के लिए भी सबसे ज्यादा दो ही इंडिकेटर यूज करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज होती है 3.1 से लेके 4.4 तक, एंड फिनोल्फथलीन की रेंज होती है 8.3 से लेके 10.30 तक। तो हमें ध्यान रखना है कि फिनोल्फथलीन बेसिक रेंज में वर्क करता है और मिथाइल ऑरेंज एसिडिक रेंज में वर्क करता है। ठीक है, इसकी रेंज हमें ध्यान रखनी है। पीएच की रेंज क्या है? 3.1 से लेके 4.4 तक एसिडिक रेंज है, और ये फिनोल्फथलीन की बेसिक रेंज है। तो फिनोल्फथलीन की बेसिक रेंज है, तो फिनोल्फथलीन एल्कलाइन मीडियम में कौन सा कलर दे रहा है? पिंक। ठीक है, और जैसे एसिडिक मीडियम आएगा कौन सा कलर हो जाएगा इसका? कलरलेस। और ये मिथाइल ऑरेंज एल्कलाइन मीडियम में कलर दे रहा है येलो, और एसिडिक मीडियम में इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है, ये कलर हमें ध्यान रखने होते हैं। नाउ अब हमें स्पेसिफिक वाटर के एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। वाटर के एक्सपेरिमेंट के बाद पीएच एक्सपेरिमेंट है, सॉइल का एक्सपेरिमेंट है, और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब हम करेंगे। तो ये व्हाट इज द टर्बिडिटी? टर्बिडिटी एक इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, टर्बिटोमीटर होता है। राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टर्बिडिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है। तो इस सिलेबस में इसमें टर्बिडिटी क्या होता है? टर्बिडिटी मीन्स ये क्या होता है कि वाटर के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वाटर के अंदर क्या है? बहुत से डिजोल्व पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं दिखेगा वो। ठीक है, तो टर्बिडिटी इज डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी वाटर के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी ऑफ ए लिक्विड बाय कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनडिजोल्व सस्पेंडेड मैटर और इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्यों रिड्यूस्ड हो जाती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनडिजोल्व सस्पेंडेड मैटर और इम्प्योरिटीज, जो टर्बिडिटी को कॉज करते हैं। इट इज मेजर ऑफ रिलेटिव क्लियरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसको हम एक टर्म में बोल सकते हैं, टर्बिडिटी इज द रिलेटिव क्लियरिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, किसी भी लिक्विड की रिलेटिव क्लियरिटी, अगर वो ट्रांसपेरेंटली क्लियर नहीं है, क्लियर सोल्यूशन नहीं बनना है, तो वो टर्बिड नेचर का है। एपैरेटस कौन सा यूज करते हैं टर्बिडिटी के लिए? द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडोमीटर। इस एपैरेटस का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडोमीटर। और नेफ्लोमीटर डिटरमाइंस टर्बिडिटी बाय द लाइट स्कैटर्ड। तो ये लाइट स्कैटर्ड उसका प्रिंसिपल है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द इंसिडेंट बीम। ठीक है, जैसे ही उस पर लाइट स्कैटर्ड होती है तो टर्बिडिटी उस पर मेजर आती है। और 90 डिग्री डिटेक्शन एंगल इज कंसिडर्ड टू द लीस्ट सेंसिटिव टू वेरिएशन इन पार्टिकल साइज। ठीक है, पार्टिकल साइज को ये वेरी करने के लिए 90 डिग्री एंगल सही है। तो स्कैटर्ड लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी उस एंगल पे, तो हमें टर्बिडिटी पता चल जाती है। जैसे हम ग्लास में वो कोलाइडल सोल्यूशन को नहीं देखते हैं कि टॉर्च से लाइट डालते हैं, तो वहां पे वो कोलाइडल सोल्यूशन वहां पे दिखाते हैं कि यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन है, पता चल जाता है। इसी तरह टर्बिडिटी के लिए भी उसमें अंदर हम एक एपैरेटस के अंदर रखते हैं, क्यूवेट के अंदर वो मटेरियल, तो उससे पता चल जाता है। उसको फिर मेजरिंग से मेजर कर। नेफ्लोमीटर इज कैलिब्रेटेड बाय यूजिंग सस्पेंशन ऑफ फॉर्माजिन पॉलीमर। जो भी एपैरेटस इसको हम कैलिबर पहले करते हैं। ठीक है, अगर कैलिबर नहीं करेंगे तो ये फाल्स रीडिंग देंगे, तो इसलिए कैलिबर करना जरूरी होता है फॉर द एक्यूरेट रीडिंग। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, व्हाई यू शुड कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। आपको इंस्ट्रूमेंट क्यों कैलिब्रेट करने पड़ेंगे? बिकॉज ऑफ द एक्यूरेट रीडिंग वी शुड कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट। पहले हमें इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेट करने के लिए एक तो हम वाटर को भी यूज करते हैं, क्योंकि वाटर की 100 जीरो डिस्टिल्ड वाटर होता है तो उसकी 0 NTU होती है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर की NTU इज द नेफ्लोमेट्रिक थर्मल टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और वाटर की कितनी होती है? 0 होती है। इसको भी हम यूज कर सकते हैं कैलिब्रेट के लिए। और कैलिब्रेट के लिए एक सस्पेंशन, एक सोल्यूशन आता है फॉर्माजिन पॉलीमर, उसको भी हम बनाते हैं। तो उसकी पता है 4000 NTU इसकी स्पेसिफिक है, इसको पता है। तो इसको डालेंगे तो हम इसको 4000 NTU वैल्यू आ रही है, उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। या 0 से डिस्टिल्ड वाटर डाल के भी हम उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। नाउ हाउ इज टर्बिडिटी रिमूव फ्रॉम वाटर? हम वाटर से टर्बिडिटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं? टर्बिडिटी इज रिमूव फ्रॉम वाटर बाय कोगुलेशन। हम कुछ एलम वगैरह या कोगुलेटिंग सब्सटेंस डाल के इसको कोगुलेट कर सकते हैं। तो टर्बिडिटी की यूनिट होती है NTU, नेफ्रोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, NTU। ठीक है, हाउ इज टर्बिडिटी रिमूव फ्रॉम वाटर? टर्बिडिटी को वाटर से कैसे रिमूव करते हैं? टर्बिडिटी इज रिमूव फ्रॉम वाटर बाय कोगुलेशन। हम कोई कोगुलेटिंग एजेंट डाल देंगे, एलम डाल सकते हैं और भी कुछ डालते हैं। फिर कोगुलेशन करने के बाद इसको सेडिमेंट कर देंगे, सेडिमेंटेशन के लिए रख देंगे। एंड वेरियस लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की बहुत सी टेक्निक को भी यूज करके हम टर्बिडिटी को रिमूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेफ्लोमेट्रिक टेबिटोमीटर। नेफ्लोमेट्रिक टेबिटोमीटर को हम यूज करते हैं, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? टेबिटी इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द सैंपल अंडर डिफाइंड कंडीशन। ठीक है, तो जो भी लाइट उस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़े, उससे जो सैंपल है वो उस पर लाइट की जो इंटेंसिटी आ रही है वो ऐसे आ रही है तो उसको स्कैटर्ड हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है। विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय ए स्टैंडर्ड रेफरेंस सस्पेंशन अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स इसके अवेलेबल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेबिटोमीटर कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम पीएच मीटर को मेजर करते हैं। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है जिससे हमें पीएच को निकालने के लिए हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर और पीएच पेपर भी होता है। पीएच पेपर भी एक आता है जिसमें कि अलग अलग पीएच पे हम उसको डिप करेंगे तो उसमें लिखा आता है कि इतना पीएच है, इतना पीएच है, 1 से लेकर 14 तक पीएच होती है उसकी। ठीक है, तो पीएच पेपर से भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और पीएच मीटर से, वो इंस्ट्रूमेंट पीएच मीटर। तो पीएच क्या होता है? डिफाइन द टर्म पीएच। एग्जामिनर यही पूछ लेगा पीएच को डिफाइन करिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल की रेंज क्या है? तो पीएच मीन्स होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है, बहुत कम बच्चों को पता होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज इक्वल टू हम लिखेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। तो आप पीएच की स्केल में जो 7 ये 0 से लेके 14 तक होती है, 7 स्केल न्यूट्रल है, 0 से 7 तक एसिडिक है, 7 से 14 तक बेसिक है, ये हाईली बेसिक होगा और ये 0 वाला हाईली एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है व्हाट इज द रेजिडुअल क्लोरीन। हाउ मच रेजिडुअल क्लोरीन इज प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, तो रेजिडुअल क्लोरीन क्या होता है? इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक बॉन्ड, फ्री अवेलेबल एंड अमोनिया बॉन्डेड क्लोरीन। ठीक है, क्लोरामीन जिसे बोलते हैं, तो तीनों को हम कंबाइन कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं अवेलेबल रेजिडुअल क्लोरीन। क्लोरीन विच हैज नॉट रिएक्टेड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फ्री क्लोरीन। ठीक है, तो रेजिडुअल क्लोरीन में टोटल क्लोरीन आ जाएगी फ्री क्लोरीन प्लस कंबाइंड क्लोरीन। ठीक है, तो फ्री क्लोरीन क्या है? HOCl और OCl माइनस। फ्री क्लोरीन है कंबाइंड क्लोरीन, अमोनिया NH2Cl, NaCl2, क्लोरामीन इसे बोलते हैं, और NCl3। इन सभी को हम कंबाइंड फॉर्म में इसको क्लोरामाइन बोल देते हैं और फ्री क्लोरीन में HOCl एंड OCl आते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बोलता है टोटल क्लोरीन। तो एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज द रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन में मेनली कंबाइंड एंड फ्री फॉर्म की दोनों क्लोरीन्स होती हैं। तो फ्री क्लोरीन में मेनली HOCl एंड OCl माइनस आते हैं। Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में चेंज हो जाती है? HOCl में। ठीक है, फिर HOCl से H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस और OCl माइनस में चेंज होता है। तो फ्री क्लोरीन में मेनली HOCl एंड OCl माइनस रहते हैं, हाइपोक्लोरस और हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं इसको। फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर क्लोरीन इज एडेड। क्लोरीन को हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। क्लोरीनेशन कैन किल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए भी यूज करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तभी हम क्लोरीन को टैबलेट्स को हम टंकी में डाल देते हैं, तो ये यूजफुल रहती है। क्लोरीन टैबलेट्स का हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। ठीक है, याद रखना बच्चों, क्लोरीन टैबलेट्स को हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करती हैं। तो क्लोरीन में बस डिफाइन द टर्म रेजिडुअल क्लोरीन, फ्री क्लोरीन क्या होता है, कंबाइंड क्लोरीन क्या होता है, टोटल क्लोरीन क्या होता है और इसके क्या फंक्शन है। इस तरह हमें क्लोरीन के लिए बस ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो वाटर एनालिसिस में क्लोरीन रेजिडुअल क्लोरीन को फाइंड करने के लिए तो ये वाटर के एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट वाटर का ये एक्सपेरिमेंट होता है कि वाटर में कितना डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन को पहले एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज द डिजोल्व ऑक्सीजन। मेथड्स यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग डीओ को, डिजोल्व ऑक्सीजन को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, डिजोल्व ऑक्सीजन बोल देते हैं उसको। ऑक्सीजन इज पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन इज पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बेस्ड ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन वाटर। ठीक है, इसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज होती है, तो उसको हम अमाउंट ऑफ वाटर जो वाटर के अंदर डिजोल्व है ऑक्सीजन, उसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन बोल देते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल करता है एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन एक्वेटिक लाइफ। इफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज डिक्रीज, स्पीसीज आर थ्रेटेंड। ठीक है, अगर वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी वाटर में तो जो भी स्पीसीज है वहां पे
प्लांट्स के, एनिमल्स की, वो सब थ्रेटेंड हो जाएंगे और समय के बाद वो सब डेड हो जाएंगे, ठीक है, दे आर किल्ड। तो DO लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, इट कॉजेज अनडिजायरेबल ऑर्डर। अगर इसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वहां पे जो एनरोबिक ऑक्सीडेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिग्रेडेशन होने से क्या होता है, अमोनिया गैस है, क्लोराइड गैस है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, फंगाई, बहुत से ऐसे बहुत अलग ऑर्डर वाली अलग अलग डिफरेंट गैसेज छोड़ेंगे, तो उससे अनडिजायरेबल ऑर्डर, टेस्ट एंड रेजिड्यू डेवलप हो जाता है। द एसिडिटी ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक, जो कि वाटर के लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। तो दो मेन रीजन है, एक तो उसकी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है प्लांट्स की DO डिक्रीज होने पे, दूसरा DQ डिक्रीज होने पे उसके अनडिजायरेबल ऑर्डर, टेस्ट एंड उसकी वाटर की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाई विंकलर मेथड, ये एग्जाम में पूछते हैं कौन से मेथड से हम डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करेंगे, विंकलर मेथड, और इसको आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, क्योंकि हम डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए हम जो भी KI को यूज करते हैं तो उसमें आयोडीन लिबरेट होती है, तो आयोडीन लिबरेट होती है। MnSO4 को भी यूज करते हैं, अभी मैं बताऊंगी किस तरह यूज करते हैं। तो MnSO4 को भी यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग करियर, और तो आयोडीन लिबरेट होती है, वही आयोडीन पता करते हैं कितना क्लोरीन हमने यूज, उसमें कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन सॉरी आयोडीन, तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन इसको हम बोल देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल देते हैं। व्हाट इज द BOD, जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसमें दो टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इन दोनों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD को हम लिखते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी वहां पे जो वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट एरोबिकली, ठीक है, एरोबिकली मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखना बच्चों, एनरोबिक आएगा तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन के लिए वहां पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कितना ऑक्सीजन को रिक्वायर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस में चेंज होते हैं, CO2, H2 एंड अदर स्टेबल प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। नाउ BOD5 एग्जाम में बहुत बार पूछा था, व्हाट इज द BOD5, ये पिछली बार सब्जेक्टिव में भी आया हुआ था। एक्चुअल में इसके पार्ट्स ऐसे जो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थ्योरी में भी आते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। तो BOD5 मीन्स क्या होता है, हम 5 डेज के लिए उस वाटर सैंपल को टेस्टिंग के लिए रख देते हैं, तो 5 डेज में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है उसको टेस्ट करेंगे फिर। तो BOD5 इज 5 डे BOD टेस्ट। BOD5 मीन्स इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है वो हम लेवल चेक करेंगे उस टेस्ट के थ्रू। तो BOD5 को हम चेक करते हैं, BOD5 इज इक्वल टू D1 माइनस D2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सैंपल बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट D1 था, फिर D2 क्या हमने 5 डेज के लिए उसको छोड़ दिया, वो D2 हो गया। तो D1 माइनस D2 निकाल लिया तो क्या लॉस ऑफ ऑक्सीजन आ गया, और डाइल्यूशन फैक्टर वॉल्यूम ऑफ सैंपल आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सैंपल बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले उसका सैंपल और डाइल्यूशन के बाद इसका जो सैंपल ले लेंगे वो हम इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे, उसी को हम लिखेंगे डाइल्यूशन फैक्टर के टर्म में। द डाइल्यूशन ऑफ द वेस्ट वाटर, बहुत जरूरी होता है वेस्ट वाटर को डाइल्यूट करना। सैंपल विद द प्योर वाटर इज नेसेसरी बिकॉज वेस्ट वाटर कंटेन्स मोर ऑफ ऑक्सीजन डिटर्मिनिंग मटेरियल, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर है तो उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिटर्मिनिंग मटेरियल्स है, एंड हेंस डिजॉल्व ऑक्सीजन में नॉट बी सफिशिएंट टू डिकम्पोज इट एरोबिकली, तो ये एरोबिकली उसको डिकम्पोज करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा प्योर वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। देखो, इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन वाटर, अगर जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उन एरोबिक डिग्रेडेशन के लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी डिग्रेडेशन होगा उसके लिए, वो अगर प्रेजेंट नहीं है देन एनरोबिक ऑक्सीडेशन या एनरोबिक डिग्रेडेशन टेक्स प्लेस। तो एनरोबिक डिग्रेडेशन में क्या होता है, अनडिजायरेबल अनस्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर अनडिजायरेबल ऑर्डर आ जाता है, अनडिजायरेबल स्मेल होती है, टेस्ट डेवलप होता है, कलर भी चेंज होता है कभी कभी। तो वो कौन कौन से सब्सटेंस है, H2S है, अमीन है, मीथेन है, दीज गिव्स बैड ऑर्डर, बैड टेस्ट एंड डिफरेंट कलर,
इसकी वजह से कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये एनरोबिक ऑक्सीडेशन से होता है, डिग्रेडेशन से, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। द सफिशिएंट ऑक्सीजन इज मेंटेन एरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो एरोबिक कंडीशन के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट द बैड कलर, बैड टेस्ट एंड बैड ऑर्डर, ठीक है, इन तीनों को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट इज द सीओडी? जिस तरह हमने बीओडी बताया उसी तरह सीओडी क्या होता है? सीओडी की फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर। जैसे वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, बीओडी में बायोकेमिकल लिखा था, तो यहाँ पे केमिकल्स हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर इन ए सैंपल ऑफ वाटर फॉर इट्स ऑक्सीडेशन बाय ए स्ट्रॉन्ग केमिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज K2Cr2O7, ठीक है। तो कितना केमिकल रिक्वायर्ड है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला केमिकल कितना रिक्वायर्ड होगा उस ऑक्सीजन को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है। तो सीओडी मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी उस केमिकल की कितनी डिमांड है, उस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसको डिग्रेड करेंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर इन ए सैंपल ऑफ वाटर फॉर इट्स ऑक्सीडेशन बाय ए स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज K2Cr2O7। एग्जाम में पूछते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वाटर डिक्रीजेस। अगर वाटर में सॉल्बिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज बढ़ेंगी या वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। सॉल्यूशंस कौन से यूज करते हैं? एक तो सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम केमिस्ट्री में, तो इसको ध्यान रखना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइपो सोल्यूशन? सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इज द हाइपो सोल्यूशन। Why MnSO4 is used in this Winkler method? ये ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए, उसको हमने विंकलर मेथड और दूसरा नाम दिया था आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसको क्यों MnSO4 क्यों यूज करते हैं? ऑक्सीजन इन वाटर इट इज ए मॉलिकुलर फॉर्म। वाटर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एंड इट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद KI। मैं पिछली बार पहले बता रही थी इसको, तो KI के साथ रिएक्ट नहीं करती है। Therefore, ऑक्सीजन कैरियर सच एज मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड हमें चाहिए होता तो हम MnSO4 का यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीज हाइड्रोक्साइड कहाँ से जनरेट होगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द MnSO4 एंड NaOH, ठीक है। तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड इज ए ऑक्सीजन कैरियर, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड क्या ऑक्सीजन कैरियर है, जिसकी वजह से वो KI जो है, KI के साथ रिएक्ट करते तो वो हमें नेसेंट ऑक्सीजन दे देगी। मॉलिकुलर फॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन को देखना आप लोग। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है फ्री CO2 प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में CO2 भी प्रेजेंट रहती, तो ये भी वाटर एनालिसिस में ये एक्सपेरिमेंट है। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ CO2 इन वाटर? वाटर के अंदर CO2 कहाँ से आती? नेचुरल वाटर कंटेन्स डिजॉल्व CO2। द CO2 में एंटर इन वाटर बाई एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से भी आ सकती। इट ऑल्सो फॉर्म बाई डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट इन वाटर। वाटर में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइकार्बोनेट, उससे भी CO2 उसमें आ जाती है। तो फ्री CO2 वाटर में कितनी अवेलेबल है, या डिजॉल्व CO2 वाटर में कितनी है, उसको हम कैसे निकालते हैं? डिजॉल्व CO2 कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाई मैकेनिकल डीएरेशन। मैकेनिकल डीएरेशन करके भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। फिल्टरिंग वाटर थ्रू लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के साथ वाटर को फिल्टर करते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट रेजिड्यू बन जाएगा, इसको फिल्टर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन क्वांटिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, फिर हम उसको इससे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो डिजॉल्व CO2 या फ्री CO2 वाटर में हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को, सारे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। नेक्स्ट है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TDS। वाटर का ही एक्सपेरिमेंट है TDS, यानी व्हाट इज द TDS? डिफाइन द टर्म TDS ऐसे पूछेंगे और हम इसको किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। तो TDS क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर। डिजॉल्व सॉलिड्स रिफर्स टू एनी मिनरल्स, सॉल्ट्स, मेटल, कैटायंस, एनायंस डिजॉल्व इन वाटर। जो भी वाटर के अंदर मेटल आयंस, एनायंस, कैटायंस, ऑर्गेनिक, अनऑर्गेनिक जो भी सॉल्ट्स वगैरह होंगे उन सबको डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं। वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, उसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को हम TDS बोलते हैं। TDS कंटेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वेरीज फ्रॉम 20 से लेकर 1000 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है। इट कंप्राइजेज ऑफ सॉल्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजॉल्व गैसेज भी इसमें प्रेजेंट होती है।
तो ये कुछ मैंने टीडीएस लिखे हुए। सी वाटर में 35,000 तक अप्रॉक्सीमेट टीडीएस होता है। पोर्टेबल वाटर का टीडीएस लेस देन 1000 होता है। इरिगेशन वाटर में 500 से लेके 2000 तक टीडीएस हो सकता है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड को मेजर करने के लिए टोटल डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू A माइनस B इंटू 1000 अपॉन सैंपल ऑफ वाटर इन ml। ठीक है, जितना भी हम सैंपल ऑफ वाटर को लेंगे वो ml में लिख देंगे, 1000 से निकालेंगे। तो A क्या है, वेट ऑफ ड्राइड रेजिड्यू। हम जैसे 1000 ml वाटर को लिया, 100 ml या 1000 ml जितना भी लिया, उसको पहले हम ड्राइड कर लेंगे, उसके अंदर फिल्टर करके उसको फिल्टर रेजिड्यू बॉटमैन फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको हम रेजिड्यू को ड्राई करेंगे ओवन में। जब रेजिड्यू ड्राई होने के बाद उसको दोनों को वेट ऑफ डिस्क को भी मेजर कर लेंगे, वेट ऑफ रेजिड्यू को मेजर करेंगे, इन दोनों को माइनस करके टोटल रेजिड्यू निकाल लेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। सिग्निफिकेंस ऑफ टीडीएस, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड हम निकाले, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व आयंस, जो भी डिजॉल्व आयन प्रेजेंट है वाटर में, मे कॉज द वाटर टू बी कोरोसिव। उसकी वजह से वाटर कैसा हो सकता है, कोरोसिव हो सकता है, सॉल्टी है, सॉल्टी हो सकता है, ब्रेकिस हो सकता है, ब्रेकिस भी सॉल्टी को बोलते हैं, एंड इजिली फॉर्म स्केल एंड स्लज को फॉर्म कर सकता है, एंड इंटरफेयर एंड डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हॉट वाटर हीटर्स। हॉट वाटर हीटर्स में इजिली ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, तो हमें ये इसकी जरूरी होती है, इसलिए हम इसको टीडीएस को रिमूव करते हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक बीरेट की रीडिंग को हम किस तरह करेक्ट मानते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट पूछते हैं एग्जामिनर्स, उसी तरह बीरेट की रीडिंग पूछते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आंख से देखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो करेक्ट रीडिंग ये होती है। अगर ये और ये इस तरह मिनिस्कस बनना होता है, इधर से देखेंगे तो ये ऊपर वाला मिनिस्कस है, इस साइड से देखेंगे तो ये लोअर मिनिस्कस है। ठीक है, देखो इस तरह ये ऊपर साइड से इधर से देखेंगे तो हमें ये वाला दिख रहा है पॉइंट होगा, इधर से देखेंगे तो इधर पर, तो हमें उसको मिडिल से देखना है, उसको इस तरह देखना है। और अगर तो हमें मिडिल से देखें तो करेक्ट रीडिंग हमारी ये वाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, रीड द वैल्यू ऑफ बॉटम ऑफ द मिनिस्कस। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू है तो उसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, ये देखो मिनिस्कस आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग ये है इसके नीचे वाले। और इसमें जो भी फ्रैक्शन में है, यानी कि यहाँ पे 10, इसके हम 10 में 9 से 10 के बीच में 10 स्केल्स में डिवाइड हो रही होती है, तो 1/10 ऑफ द स्मॉलेस्ट स्केल, तो उसको हम मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद जैसे ये 9.5 9.6 आया, तो ये 9.6 करेक्ट रीडिंग है। ठीक है, तो हमें इस रीडिंग पे देखना है, ये करेक्ट रीडिंग है, ना ही लोअर एप्सिकस और ना ही अपर मिनिस्कस देखना। बट ये चीज याद रखना, नोट लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। रीड द लोअर मिनिस्कस इन कलरलेस सोल्यूशन। कलरलेस सोल्यूशन में हम लोअर मिनिस्कस को जो भी वैल्यू होगी उसको देखते हैं, और अपर मिनिस्कस कब देखेंगे, कलर्ड सोल्यूशन में। कलर्ड सोल्यूशन है कि कलर्ड सोल्यूशन में फिर वो अपर मिनिस्कस की तरफ दिख जाएगा, तो उसमें वो करेक्ट रीडिंग मानेंगे। थैंक यू बच्चों, आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोर ओवर इसमें बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के ईवीएस के मोस्टली एक्सपेरिमेंट को मैंने कवर किया है, उसी तक कुछ एक्सपेरिमेंट रह गए हूँ। और बच्चों ये मतलब मेनली वाइवा के ही क्वेश्चन है, सभी में आते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर।